नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। आपका स्वागत है शिव ओंकार माहेश्वरी तकनीकी संस्थान के अंदर। आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जूनियर सेक्शन में जो टॉपिक है एसी थ्योरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड चाहे आप आईटीआई की बात करो, चाहे डिप्लोमा की या बीटेक की, इसमें एसी थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपके काम आएगा और हमेशा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एसी थ्योरी का टॉपिक। इस एसी थ्योरी के टॉपिक में आज चैप्टर के अंदर अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आएगा आपका डेफिनेशन का, सेकंड टॉपिक आएगा कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी, एसी और डीसी की बीच तुलना, तीसरा टर्म्स रिलेटेड टू एसी, एसी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन यानी परिभाषा, एसी की परिभाषा। एसी क्या है? करंट 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। डीसी डायरेक्ट करंट यानी जिसकी दिशा और मान नियत रहे। एसी जिसकी दिशा व मान समय के सापेक्ष बदलता रहे। प्रत्यावर्ती, एसी का पूरा नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। नाम से पता चलता है प्रत्यावर्ती यानी परिवर्तित होने वाली धारा। आप यहाँ पे एक साइन वेव देख पा रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ से जो आपकी एसी धारा है 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, फिर पॉजिटिव साइड में ऊपर जाती है और नेगेटिव साइड में नीचे की ओर जाती है। यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा है कि इसकी दिशा चेंज हो रही है समय के सापेक्ष। ये समय का स्केल है और ये धारा का स्केल है। ये समय का स्केल है और ये धारा का स्केल है। जैसे ही धारा का समय का मान बढ़ रहा है, धारा का मान ऊपर जा रहा है, यानी मान परिवर्तित हो रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसकी दिशा भी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ से ये धारा चली, यहाँ पे अपनी पीक वैल्यू पे यानी उच्चतम मान पे पहुंचती है, उसके बाद में मान इसका नीचे गिरना शुरू होता है और फिर ऋणात्मक दिशा में उच्चतम मान पे जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। अब बात आती है कंपैरिजन की। कंपैरिजन सबसे पहले, अभी कंपैरिजन में पहला पॉइंट आता है डायरेक्शन। डीसी है, डीसी में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यानी दिशा चेंज नहीं होती है उसकी। जबकि एसी के अंदर अभी अपन ने अपनी साइन वेव में देखा कि दिशा चेंज हो रही है। सेकंड, इजी वोल्टेज कन्वर्जन, यानी जो आपका विद्युत वाहक बल है या वोल्टेज है उसको इजीली अपन चेंज कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। डीसी में क्या होता है कि डीसी में ये जो वोल्टेज कन्वर्जन है उसके लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वो कॉस्टली होते हैं, जबकि इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर की सहायता से, ओनली एक ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को अप या डाउन किया जा सकता है। स्टोरेज, थर्ड पॉइंट है स्टोरेज। एसी को कभी स्टोर नहीं किया जा सकता। डीसी को सेल और बैटरी की सहायता से, या सेल या बैटरी के अंदर डीसी को अपन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एसी को कभी स्टोर नहीं किया जा सकता। एसी को स्टोर करने के लिए पहले उसे डीसी में चेंज किया जाएगा, उसके बाद में स्टोर होगी। एसी अपनी वास्तविक अवस्था में स्टोर नहीं की जा सकती। उसके बाद में आ जाती है फ्रीक्वेंसी। डीसी में फ्रीक्वेंसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। डीसी धारा है, डायरेक्ट करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी का कोई अस्तित्व नहीं होता, जबकि एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी का अस्तित्व होता है। अपने इंडिया के अंदर एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जबकि जलयानों और वायुयानों में 60 हर्ट्ज मिलता है। विदेशों में भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 हर्ट्ज रखी जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ पावर। जब एसी की पावर कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें एक वर्ड आता है पावर फैक्टर। वो मायने रखता है कि पावर फैक्टर के बिना आप एसी की पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि डीसी के अंदर सीधा फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। जब पावर को आप कैलकुलेट करते हो डीसी के अंदर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके, गुणा करके आप सीधी पावर निकाल सकते हो, जबकि एसी के अंदर आपको पावर फैक्टर से और साथ में गुणा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे आपको पावर कैलकुलेट करते हो। जनरेशन एट हाई वोल्टेज। इंडिया के अंदर अपन अपने देश की बात करें तो यहाँ पे 650 वोल्ट तक डीसी को उत्पादित किया जा रहा है, 650 वोल्ट तक उत्पादित किया जा रहा है, जबकि एसी को 33 केवी तक भी उत्पादित किया जा सकता है। यानी जो जनरेशन प्लांट है जहाँ पे पावर जनरेट होती है वहाँ पे 11 केवी और 33 केवी अल्टरनेटर लग रहे हैं, जिसकी सहायता से आप 33 केवी तक उसको
जनरेट कर सकते हो एसी को। लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, डीसी के अंदर आपको क्या करना होता है कि जितना वोल्टेज अधिक होगा, धारा का मान कम होगा, तो ट्रांसमिशन में जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, क्योंकि उसमें पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज ज्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, तो धारा की वैल्यू कम होगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंडक्टर काम में लिया जा रहा है, तार काम में लिया जा रहा है, वो पतला काम में लेना पड़ेगा, जिससे लो कॉस्ट पे ट्रांसमिशन हो जाएगा। जबकि डीसी के अंदर वही बात आ रही है, उपकरण ज्यादा हैवी काम में लेने पड़ते हैं, वोल्टेज ज्यादा उसको स्टेप अप इतना नहीं कर पाते, जिसके कारण धारा की वैल्यू कम हो जाए और आपका जो कॉस्ट है वो कम हो, इसलिए एसी में कॉस्ट कम होती है। उसके बाद में बात आती है टर्म्स रिलेटेड टू एसी। एसी से रिलेटेड टर्म, उसमें पहली बात आती है साइकिल, यानी चक्र। किसी भी प्रत्यावर्ती राशि, एसी यूनिट प्रत्यावर्ती राशि को जो पॉजिटिव 0 डिग्री से 360 डिग्री का जो चक्र है, यानी पॉजिटिव दिशा में फिर नेगेटिव दिशा में जाके 360 डिग्री जब वो पूरा करता है, तो वह एक चक्र कहलाता है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी, ये जो आपको चक्र दिख रहा है साइकिल, ये एक साइकिल है। 1 सेकंड समय के अंदर ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट होती है? 1 सेकंड समय में ऐसी जितनी भी साइकिल कंप्लीट होगी, वह उस प्रत्यावर्ती राशि की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाएगी। सीधे शब्दों में 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। पीरियोडिक टाइम, एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय, यानी अगर मान लो आपका 1 सेकंड समय में प्रत्यावर्ती राशि जो अपनी फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, यानी वो 50 चक्र पूरे करती है 1 सेकंड समय में, तो एक चक्र पूरा करने में उसे कितना समय लगा? तो t इक्वल टू 1/50, यानी 1/50, तो उसका टाइम आ जाएगा, वो आएगा, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। अगला एम्पलीट्यूड, आयाम, एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम बोलते हैं। माध्य जो एसी साइकिल है उसके अर्ध चक्र, यानी ये आधा चक्र होता है, पॉजिटिव साइकिल में ये आधा चक्र है, ये नेगेटिव साइड का आधा चक्र है, तो इस अर्ध चक्र के मध्य स्तर यानी 90 डिग्री पे जो उच्चतम मान प्राप्त होता है, इसका जो मध्य स्तर आएगा यहाँ से 0 डिग्री टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे जो मैक्सिमम वैल्यू इसको प्राप्त होती है वो उसका आयाम कहलाता है, जिसे अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगला इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी तत्क्षणिक मान। किसी भी साइन वेव में, किसी भी एसी के लिए किसी भी पल पर लिया गया मान उसका तत्क्षणिक मान या तात्कालिक मान कहलाता है। यानी मैंने 0.01 सेकंड में जो मान लिया वो उसका क्या कहलाएगा? तात्कालिक मान। अगले कुछ समय बाद में 0.05 सेकंड पे जो मान लूंगा वो भी उसका क्या कहलाएगा? तात्कालिक मान कहलाएगा। उसके बाद में बात आती है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू यानी अधिकतम मान। किसी भी साइन वेव के लिए उसकी पॉजिटिव साइकिल में, यानी जो उसका पॉजिटिव जो दिशा है उसमें जो उसका उच्चतम मान होता है वो क्या कहलाता है? उसका पीक मान कहलाता है या उच्चतम मान, पीक वैल्यू। अगला आता है रूट RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या होता है? जितने भी आप तात्कालिक मान लेते हो, यानी साइन वेव के अंदर, इस एक साइकिल के अंदर अपन जितने भी तात्कालिक मान लिए हैं उनका वर्ग करके वर्गमूल निकालकर उनका औसत निकाला जाता है। इतना लंबा प्रोसेस होने के कारण इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है कि आपके पास जो पीक वैल्यू होती है, या तो वोल्टेज की हो या करंट की हो, उसको 0.707 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, जिससे अपन को RMS प्रभावी मान, इसे प्रभावी मान भी कहते हैं। 0.707 को V मैक्सिमम या I मैक्सिमम, अगर आपको धारा की RMS वैल्यू निकालनी है, प्रभावी मान निकालना है, तो धारा की पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको वोल्टेज की RMS वैल्यू निकालनी है तो आप वोल्टेज के पीक मान को 0.707 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगला बात आती है आपकी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू औसत मान को कहते हैं। इसमें जितने भी तात्कालिक मान लिए गए हैं उनमें, यानी तात्कालिक मान आपने अगर 5 तात्कालिक मान लिए तो पांचों को आपको ऐड करना होगा, उसके बाद में 5 का भाग। जैसे आप 5th एंड 6th क्लास में औसत निकालते थे। औसत में क्या होता है कि आपने जितनी राशियां हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को जो तात्कालिक मान है उन सबको ऐड करके जोड़कर उसमें उन राशियों का भाग देना होता है, जिससे वो आ जाता है। इसमें एक चीज है कि अगर आप इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह इसमें सीधा होता है कि जो आपकी पीक वैल्यू होती है, चाहे वो धारा की हो चाहे वोल्टेज धारा की हो या वोल्टेज की, उसको 0.637 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। अगर आपको वोल्टेज की औसत मान एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो 0.637 से उसको पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। अगर धारा की निकालनी तो धारा के पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में अगली चीज आती है फॉर्म फैक्टर।
फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11। ये किस प्रकार से निकाली जाती है? प्रभावी मान बट्टे औसत मान, यानी जो आपका प्रभावी मान है किसी भी एसी के लिए, उसका चाहे वोल्टेज का आपको फॉर्म फैक्टर निकालना हो चाहे धारा का, वैल्यू 1.11 की आएगी। क्यों? क्योंकि आरएमएस मान क्या होता है? 0.707 से पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए 0.637 से पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का जब आप अनुपात निकालते हो तो 1.11 1.11 इसका मान प्राप्त होता है। अगले पॉइंट आता है आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है? पीक वैल्यू यानी जो आपकी प्रत्यावर्ती राशि है उसका उच्चतम मान बट्टा प्रभावी मान, आरएमएस वैल्यू, यानी उच्चतम मान में जब आप प्रभावी मान का भाग देते हो तब वैल्यू मिलती है आपको 1.414। ये दोनों ही फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ये दोनों हमेशा नियत होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1.11 होगी और पीक फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1.414 होगी। ठीक है, उसके बाद आती है फेज, इन फेज और आउट फेज। इन फेज राशि क्या है? इन फेज राशि जब प्रत्यावर्ती राशि है दो, वोल्टेज और करंट, जब धारा और वोल्टेज एक साथ समय पे शुरू होकर साथ साथ बढ़ती है, साथ साथ बढ़ती है और एक ही समय पर अपना उच्चतम और न्यूनतम मान जब प्राप्त करती है तो वे राशियां इन फेज कहलाती है। दूसरा आउट फेज, ये इन फेज के लिए वेक्टर डायग्राम है और ये आउट फेज। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे वोल्टेज और करंट शुरू हुई और दोनों ने एक नियत मान पे, यानी दोनों का एक ही समय है। यहाँ पे इसको आप करंट मानते हो और दूसरे यहाँ पे वोल्टेज। जो रेड जो लाइन है वो वोल्टेज है और ब्लू लाइन है वो क्या है? करंट है। तो दोनों का जो पीक वैल्यू है, जो 90 डिग्री में जो आपको पीक वैल्यू प्राप्त हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दोनों का समय एक ही आ रहा है, यानी जो उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है वो एक ही समय में प्राप्त होगा। सेकंड आउट ऑफ फेज, यहाँ पे आप देखते हो ये वोल्टेज है और ये करंट है, दोनों का वेक्टर डायग्राम है। एक ही स्केल, एक ही ग्राफ के ऊपर अपन दोनों का वेक्टर डायग्राम ले रहे हैं। तो क्या है, देखते हैं अपन कि जो वोल्टेज है वो धारा से पहले अपने उच्चतम मान पे पहुंच रहा है। आप यहाँ पे देखते हो टाइम इस दिशा में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो टाइम है, इस टाइम पर आपका वोल्टेज ने तो पीक वैल्यू अपनी ले ली है, लेकिन करंट ने कुछ समय बाद में अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचा है। जो करंट है वो वोल्टेज से कुछ बाद अपनी पीक वैल्यू यानी अपने उच्चतम मान पर पहुंचता है। ऐसी स्थिति को आउट ऑफ फेज कहते हैं, ऐसी स्थिति को आउट ऑफ फेज कहते हैं। उसके बाद में फेज डिफरेंस, लास्ट पॉइंट है फेज डिफरेंस। दोनों राशियों के बीच में जितने डिग्री का कोण बढ़ता है, यानी धारा और करंट अगर वो आगे पीछे चल रही है तो जितना दोनों के बीच में कोण बढ़ता है वो उसका फेज डिफरेंस कहलाता है। तो ये एसी थ्योरी का एक टॉपिक ऐसा था जो आपको हमेशा जरूरत रहेगी, काम आएगा। अगर आपको इससे कुछ सहायता मिलती है, तो अच्छी बात है। अगर तो इससे कुछ अगर आपको सहायता मिलती है तो धन्यवाद।